किस्त नंबर 3 शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जब हवेली पहुंचे तो वही आदमी खड़ा था। बोला, आगे हो। अब्बू बोले, जी। वो हमें बैठक में लेकर चला गया जहां एक कमरे में सरदार जहांगीर खान बैठे हुए थे। अब्बू और मैंने सरदार को सलाम किया। मैं दिल में सोच रहा था, ले बेटा अब तैयार हो जा सजा के लिए। सरदार जहांगीर खान तुझे सजा देगा जो सुबह तुमने उनकी बात नहीं मानी। या फिर नौरीन ने कमरे वाली बात बता दी है। सरदार ने बात शुरू की और अब्बू से पूछा, आफताब तुम्हारा बेटा है? अब्बू बोले, जी, ये मेरी पहली बीवी से है। सरदार बोला, कभी इसको देखा नहीं? अब्बू बोले, बस जी घर ही रहता है, अकेला बेटा है तो बाहर नहीं जाने नहीं दिया और मेरे साथ खेतों में काम करता है। सरदार बोला, कुछ पढ़ा हुआ है कि नहीं? अब्बू बोले, जी FA किया है। बोले, ठीक है, आज से ये हवेली में काम करेगा। मैंने पता करवाया है। सब कुछ ख्वाब था जिसका अभी हकीकत से कोई वास्ता न था, लेकिन मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी शायद यहीं से शुरू हुई। जहांगीर खान बोले, अब जाओ, कल इसको भेज देना। मेरे अब्बू के तो उस वक्त हाथ पांव फूले हुए थे कि एक ही बेटा था, वो भी हवेली वालों ने छीन लिया है और वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब्बू वापस मुड़े तो सरदार जहांगीर खान ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया और आहिस्ता से बोले, दूसरी याद है ना? मैं बोला, जी याद है। तो वो बोले, मुझे तुम जहांगीर कह सकते हो। मैंने तो अपनी दोस्ती तुमको दिखा दी, आज ही हवेली में बुलवा लिया और काम दे दिया, वरना तुम सारा दिन खेतों में ही हल चलाते रहते और यहीं चलाते चलाते मर जाते। मैंने तुम्हारे बारे में सब पता करवा लिया है। तुम तो बहुत छुपे रुस्तम हो। नौरीन ने सब बता दिया है मुझे। नौरीन का नाम आते ही उसका वजूद याद आ गया। मैंने भी कहा, जहांगीर, मैं भी अपनी दोस्ती निभाऊंगा। जहांगीर बोला, गांव के बहुत से लोग सरदार की दोस्ती के ख्वाहिशमंद होते हैं और दिन रात सोचते हैं कि सरदारों की नजरों में कैसे आ जाएं, लेकिन हम दोस्त नहीं बनाते। लेकिन मैंने तुमको दोस्त बनाया है। अब जाओ, कल आ जाना। मैंने गफूरे को कह दिया है, तुम्हें सब समझा देगा। अब्बू जो अपनी सोचों में काफी आगे जा चुके थे, मैं भी भागकर उनके साथ मिल गया और घर की तरफ चल पड़े। जब घर पहुंचे तो दरवाजा नौरीन ने खोला और अब्बू का लटका हुआ मुंह देखा, साथ मुझे देखा तो परेशानी से बोली, सब खैर तो है? मैं बोला, अंदर तो चलो, यहीं सब पूछ लोगी। आपी ने रास्ता दिया और हम अंदर चले गए, जहां सब बाहर ही चारपाइयों पर बैठे थे। फिर अब्बू ने सबको बताया कि सरदार ने क्यों बुलाया और कैसे अब इसका हवेली में काम करना होगा, जिस पर मेरी बहनों के मुंह बुझ गए। लेकिन पहली बार अम्मी को खुश देखा। अलबत्ता अब्बू के सामने कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए बोली, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरी बहनें तो रोने वाली थीं। खैर, अम्मी ने खाना लगाया जो वो हवेली से लाई थी, क्योंकि आज हवेली में कुछ लोगों की दावत थी तो खाना बना था, अम्मी भी ले आई थी। लेकिन ना अब्बू ने खाना खाया और ना ही मेरी बहनों ने। लेकिन नाजनीन और अम्मी और पायल तो चिटखारे ले लेकर खा रही थी। मैं और अब्बू अंदर कमरे में चले गए तो अम्मी बोले, शुक्र करो अब तुम काम करोगे, 4 पैसे कमाओगे, यहाँ तो मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते हो। पायल जो चोर नजरों से मुझे देख रही थी, मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे ही घूर रही थी। मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और बहनों और अब्बू को गमगीन देखकर खुद भी थोड़ा उदास हो गया और सर झुकाए बैठा रहा। फिर सुवेरा ने खाना उठाया और मुझे और आपी को खाने को बोला और बोली, इस तरह भूखा रहने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है और अपने भाई पर भरोसा है। हमने खाना खाया और अंदर चले गए। मैं भी कमरे में चला गया। हम तीनों बहन भाई एक ही कमरे में सोते थे। एक कमरे में नाजनीन और पायल और एक कमरे में अम्मी अब्बू सोते थे। फिर आपी, जिसकी चारपाई मेरे साथ ही होती थी, बोली, हफीज, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर हवेली के बारे में बताने लगे कि वहां का निजाम कैसा है और कहा, हाँ एक बात बता दूं, वहां किसी को भी किसी काम की सजा दे दी जाती है, इसलिए तुम ध्यान रखना और बहुत सी नसीहतें की। मैं बोला, आपी, आप भी तो वहां होंगी, मुझे गाइड करती रहना। फिर आपी बोली, एक बात हमेशा याद रखना कि हवेली में जो कुछ देखो वो सिर्फ अपने तक ही रखना। तुम बहुत सी चीजें ऐसी देखोगे कि शायद बर्दाश्त ना कर सको, लेकिन खुद को काबू में रखना, जैसा हमेशा खुद को काबू में रखते हो। और कुछ भी हो जाए, किसी के मामले में खुद को मत डालना, वरना वो छूट जाएगा, तुम्हारी जान फंस जाएगी। इसी तरह की बातें होती रहीं। अचानक अप्पी ने साइड तब्दील की तो उनका कमीज सीने से थोड़ा टाइट हो गया और मेरी नजर सीधी वहां चली गई। मुझे झटका लगा। अप्पी अपनी बातों में लगी हुई थी और बोलती जा रही थी। हालांकि अप्पी ने सारे कपड़े पहने थे, लेकिन बहुत फिट थे और उभार साफ वाजे नजर आ रहे थे। मुझे अचानक नौरीन का बरहना वजूद याद आ गया और मैं बेचैन हो गया। अप्पी ने देखा कि मेरा ध्यान उनकी बातों पर नहीं, तो मेरी नजर का पीछा किया और अपने सीने पर हाथ रखकर फौरन दुपट्टा ले लिया। मैं भी नौरीन के ख्यालों से बाहर आ गया और समझा कि मैंने कितनी गलत हरकत की है। पहले भी रोज हम बातें करते थे, लेकिन कभी ऐसी हरकत नहीं की थी, मगर आज एक ही दिन में दूसरी बार शर्मिंदा होना पड़ा। मैंने फौरन मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और खुद को कोसने लगा कि मुझे क्या हो रहा है। सुबह नौरीन और पायल के सामने शर्मिंदा हुआ, अब अप्पी ने घूरते हुए पकड़ लिया। अप्पी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मैं अपनी ही नजर में शर्मिंदा हो गया। काफी देर खुद को कोसता रहा, फिर सो गया। सुबह वही रूटीन थी, खेतों में गया, फिर वर्जिश की और घर लौट आया। आज मुझे भी हवेली जाना था। इस बात की मुझे अंदरूनी खुशी थी, लेकिन जाहिर नहीं कर रहा था। खैर, घर गया। आज अबू भी घर थे और सब ने मिलकर नाश्ता किया। फिर मैं अप्पी और आपी के साथ हवेली की तरफ चल पड़ा। अप्पी और आपी को हवेली के अंदर चली गई, लेकिन गफूर बाहर मेरा इंतजार कर रहा था, जिसने कहा, भाई बड़ी किस्मत है तेरी, सरदार ने मुझे खुसूसी तौर पर तुम्हारे लिए कहा है। फिर वो मुझे सब समझाने लगा कि हवेली के आदाब क्या है, कैसे अंदर जाना है, किसी से बात कैसे करनी है।
और फिर मुझे सिखाना और समझाना शुरू कर दिया। कुदरत ने मुझे जो जहानत दी थी वो मेरे लिए खास तोहफा थी, इसलिए जल्द ही मैं सब कुछ सीख गया, जिसमें घोड़ा सवारी, पिस्तल चलाना और निशानाबाजी, गाड़ी चलाना, और मैं इन चीज़ों में माहिर होता जा रहा था और कम से कम वक्त में किसी भी चीज़ को निशाना बना सकता था। ये सब इसलिए सिखाया जा रहा था कि मुझे हवेली की तरफ से जो भी हुक्म मिले वो पूरा कर सकूं। लेकिन मैंने सब सीख लिया। इस दौरान 2 माह का वक्त गुजर गया। 2 माह में यूं समझ ले मैं सोने के लिए घर जाता था। बस मेरा पायल से या नौरीन से अभी तक अकेले सामना नहीं हुआ था, क्योंकि मैं सुबह घर से निकलता और रात को घर जाता, इतना थक जाता कि जाते ही सो जाता। इस दौरान सरदार जहांगीर खान भी मेरे पास अक्सर आते और मेरी ट्रेनिंग के बारे पूछते। ये ट्रेनिंग सिर्फ खास लोगों को दी जाती थी, लेकिन सरदार की वजह से मुझे मिल गई थी। अब मैं हर काम में माहिर हो गया था, जिसमें मेरी जहानत ने पूरा साथ दिया था। अब मेरी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई थी और मैं हवेली के लिए तैयार था। मुझे नहीं पता था कि सरदार ने मुझे ये सब क्यों सिखाया है, जो मुझे बाद में आगे जाकर पता चला कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। लेकिन अभी तक सरदार ने मुझे हवेली के अंदर नहीं बुलाया था। इधर मेरा रिजल्ट भी आ गया था और मैंने अच्छे नंबरों से FA कर लिया था। गफूर मुझसे बहुत खुश था, बोला किसी ने इतनी जल्दी सब नहीं सीखा। खैर, अब मैं गफूरे के घर भी आता जाता था। गफूरी की बीवी फौत हो चुकी थी। एक बेटा, बहू और एक बेटी ही घर रहती थी। बेटा भी गफूरे की तरह हवेली में काम करता था और सरदारों के गार्ड्स का इंचार्ज था। बहू का नाम गुलनाज था, बेटी का नाम साइमा था। बहू की उम्र तकरीबन 25 साल और बेटी की 22 साल थी। इन 2 माह में गुलनाज और साइमा से अच्छी जान पहचान हो गई थी और उनसे अब मैं बिला झिझक बात कर लेता था। साइमा की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसके घर कोई औलाद नहीं थी। वो दोनों सारा दिन घर में अकेली रहती थीं, क्योंकि बाप बेटा दोनों सारा दिन हवेली में होते थे। अभी तक सरदार की तरफ से मुझे हवेली के अंदर इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन गफूरे के घर में अक्सर जाता था। उसका कोई भी काम होता तो मुझे ही कहता। एक दिन मैं गफूरे के काम से खेतों की तरफ जा रहा था कि सामने से मुझे नौरीन आती दिखाई दी। दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए।